हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सूर्य प्रकाश और आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एनल फिशर के बारे में। लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था वो पाइल्स के बारे में था, हेमोरॉइड्स के बारे में। तो एनल फिशर जो है दोस्तों, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशन है। पाइल्स से ये बिल्कुल ही अलग है। बट कई बार लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि पाइल्स और फिशर एक ही चीज़ है या डायग्नोसिस में गलती होती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं गलत ट्रीटमेंट होता है और लोगों को आराम नहीं मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर एनल फिशर होता क्या है। दोस्तों, एनल फिशर को समझाने के लिए मैं एक पेपर का सहारा लूँगा। बहुत ही सरल भाषा में कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। जैसा कि अगर जैसे ये पेपर है और मैंने इसे रोल किया, तो इसको आप एनल कनाल मान लीजिए, ये मल द्वार है, मल का जो पैसेज नली होती है वो है। अगर इसको आप जैसे ओपन करेंगे तो एनल फिशर जो होता है वो दोस्तों एक ये अल्सर जैसा बन जाता है, कहीं ऐसे छिल जैसा जाता है, इसे अल्सर बोलते हैं। ये बेसिकली दोस्तों होता इसलिए है, बहुत सारे इसके कारण होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण होता है हार्ड स्टूल, जिसे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। वो इसका एक प्रमुख कारण होता है जिसके कारण एनल फिशर डेवलप हो सकता है। दूसरी चीज़ जो होती है इसके डेवलपमेंट में, वो इम्पॉर्टेंट है रिपीटेड डायरिया। अगर बार बार आप लैट्रिन जा रहे हैं और पतला खाना हो रहा है तो रिपीटेड डायरिया की वजह से भी ये एनल फिशर डेवलप हो सकता है। तीसरी जो चीज़ आती है वो महिलाओं में बहुत ही कॉमनली देखी जाती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब प्रेगनेंसी के बाद जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके कारण कहीं ना कहीं स्ट्रेचिंग की वजह से ट्रॉमा होता है और एनल फिशर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली जो बात दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इसके कारण में मुख्यतः क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल्स, रिपीटेड डायरिया और आफ्टर प्रेगनेंसी जो कि ट्रॉमा होता है चाइल्ड बर्थ के बाद, तो महिलाओं में ये एक एनल फिशर का कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये होता क्या है और डेवलप हो जाने के बाद आखिर ये किस किस तरह के सिम्टम्स को शो करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, कोई फिक्स एज ग्रुप नहीं है। बट मोस्ट कॉमनली ये मिडिल एज या अर्ली एज ग्रुप में देखा जाता है और महिलाओं और पुरुषों में इक्वल होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये महिलाओं में ज़्यादा होता है या पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिला या पुरुष किसी में भी ये देखा जा सकता है। आखिर अब इसके सिम्टम्स की हम बात करते हैं कि आखिर इसके सिम्टम्स मतलब कि आपको कैसे समझ में आएगा कि एनल फिशर की शिकायत है। तो एनल फिशर जो दोस्तों पहला सिम्टम पेशेंट लेकर आता है हमारे पास, वो मोस्ट कॉमनली होता है पेन। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है ब्लड आता है, लैट्रिन में खून आता है। तो दोस्तों ये बहुत ही कई बार कंफ्यूजिंग होता है, या पेशेंट पूछते हैं हमसे कि बवासीर में भी खून आता है, पाइल्स में भी खून आता है और फिशर में भी खून आता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बेसिक जो डिफरेंस होता है दोनों में वो होता है कि जो पाइल्स में खून आता है वो बहुत ही पिचकारी जैसा खून आता है, एक अच्छा खासा अमाउंट खून आता है, ब्राइट रेड कलर का होता है। इसमें भी ब्राइट रेड कलर का होता है, बट इसमें जो यूजुअली पेशेंट बताते हैं कि जब वो लैट्रिन करते हैं तो लैट्रिन के ऊपर एक धारी सी बनी होती है जिस पर ब्राइट रेड कलर का खून लगा होता है। तो बेसिक डिफरेंस जो ये है वो पाइल्स और फिशर में ये है कि उसमें पिचकारी जैसे बहुत तेज़ धार आती है ब्लड की बवासीर में, पाइल्स में, बट इसमें अमाउंट काफ़ी कम होता है और यूजुअली वो लैट्रिन पर लगा होता है, बट दोनों में ब्राइट रेड कलर का ही ब्लड होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। एक पेन आपको मैंने बताया कि सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, दूसरा ब्लड आना होता है, तीसरा कई बार पेशेंट्स स्किन टैग के साथ प्रेजेंट करते हैं जिसे सेंटिनल पाइल बोला जाता है मेडिकल भाषा में। वो मलद्वार के चारों तरफ एक उभार सा होता है या एक गांठ सी डेवलप हो जाती है जिसे सेंटिनल पाइल या स्किन टैग बोला जाता है। ये एनल फिशर के पेशेंट्स में बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट जो चीज़ पेशेंट्स बताते हैं वो है ईचिंग के बारे में,
क्योंकि दोस्तों पेन के कारण और वहाँ पर जो जख्म हो जाता है उसके कारण वहाँ का हाइजीन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे ईचिंग डेवलप होती है, वहाँ पे ईचिंग होता है। तो ये कुछ एक सिम्टम्स हैं जिनके साथ एनल फिशर के पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आखिर एक बार एनल फिशर अगर किसी को है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों एनल फिशर डेवलप होने का सबसे पहला कारण जो मैंने बताया वो है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है कि अगर आप इसे मलद्वार माने, ये मलद्वार, तो इसके जो चारों तरफ की मांसपेशी स्फिंक्टर जिसे बोलते हैं वो काफ़ी टाइट हो जाता है। ये बहुत ही, आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ापन आ जाता है उसमें, ये बहुत टाइट हो जाता है। तो उसके कारण जब लैट्रिन करते हैं तो उसके कारण और ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और वो फिशर और ज़्यादा बढ़ जाता है या एग्रवेट हो जाता है। तो ठीक होने की बजाय वो और बढ़ता जाता है, पेन भी बढ़ता जाता है और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट में जो हम लोग देते हैं वो है किसी भी तरह से आपके स्टूल को या लैट्रिन को ढीला करना होता है या आपको जोर ना लगाना पड़े उस तरह से हमें कुछ ना कुछ दवाइयाँ देनी होती है। दवाइयों से पहले हम पेशेंट को जो एडवाइस करते हैं वो है हाई फाइबर डाइट के बारे में। हाई फाइबर डाइट होता है दोस्तों जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि सलाद, कच्चा आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर। ये कच्चा आप जितना खाएंगे तो स्टूल जो है लैट्रिन का बल्क बढ़ेगा और स्टूल जो कॉन्स्टिपेशन है वो कहीं ना कहीं कम होगा। उसके बाद अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो सिरप डुफालेक या सिरप क्रेमाफेन आता है, जो कि हम 2 ढक्कन रात में सोने से पहले पेशेंट को लेने के लिए बोलते हैं। उससे भी स्टूल जो है उनका लैट्रिन का कड़ापन दूर होता है, वो ढीला होता है, जिससे उन्हें जोर कम लगाना पड़ता है और फिशर के हीलिंग में मदद मिलती है। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों कि जो सिरप ये डुफालेक है या सिरप लैक्टुलोज जो है उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें हम लिक्विड पैराफिन लेने की एडवाइस देते हैं ताकि उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, डिरेंज ना हो जाए। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तीसरी चीज़ जो होती है वो हम सिट्स बाथ के बारे में एडवाइस करते हैं। सिट्स बाथ ये होता है दोस्तों कि एक कठौती आप बोल लीजिए जो छोटा सा टब जैसा होता है, उसमें गुनगुना पानी लेते हैं और उसमें 1 या 2 ढक्कन आप बेटाडीन डाल लीजिए और उसमें आप 15 to 20 मिनट्स दिन में 2 या 3 बार आप बैठिए, ताकि वो जो फिशर है वहाँ तक वो मेडिकेटेड वाटर और जो गुनगुना पानी है वहाँ तक पहुँचे और आपके फिशर की हीलिंग में काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है दोस्तों, पेशेंट यूजुअली पेन के साथ आते हैं तो उनको हम कोई ना कोई पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे कि डाइक्लोफेनाक हो गया विथ सेरासियोपेप्टाइडेज बोलते हैं, उसको हम एडवाइस करते हैं ताकि उनका पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो है दोस्तों, जब भी पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं तो कोई ना कोई हमें एंटासिड या उसके साथ एसिड सप्रेसेंट देना होता है। तो पेंटोप्राजोल या रेप्राजोल कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को करने से काफ़ी राहत मिलती है। हाँ, एक चीज़ और जो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है इसमें, जो कि आपको, जैसे कि मैंने बताया कि स्फिंक्टर टोन जो है, ये जो चारों तरफ स्फिंक्टर होता है जो कि लैट्रिन को कंट्रोल करता है, उसके टोन को कम करने के लिए एक एनोब्लिस क्रीम आता है जिसको हम एडवाइस करते हैं कि आप उसको एटलीस्ट दिन में 3 बार लोकली अप्लाई करें, अपने लैट्रिन जाने के बाद उस एरिया को पूरी तरह से क्लीन करके और उस पर लोकली अप्लाई करें। तो दोस्तों इसमें बेसिकली लिग्नोकेन होता है और जो कि आपको वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिस्ट की तरह काम करता है, वहाँ पर वो जो पेन सेंसेशन है उसको कम करता है ये। और दूसरी चीज़ जो इसमें होती है वो होती है निफेडिपिन, जो कि एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। उसके डिटेल में आप मत जाइए, बट आप ये समझिए कि वहाँ का जो लोकल मसल टोन है उसको ये ढीला करता है। तो जैसे ये ढीला होता है तो वहाँ के जो जख्म बना हुआ है वो फिशर, उसके हीलिंग में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये बेसिकली जो पूरी बातें हैं वो फिशर को कहीं ना कहीं धीरे धीरे ठीक करने में हेल्प करती हैं। अगर इन सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और इन सब दवाइयों से अगर फिशर ठीक नहीं होता है
तो फिर हमें ऑपरेशन की ओर जाना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस, इवन आप बोलिए कि 80-90% केसेस जो हैं वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ये जो मैंने अभी दवाइयाँ बताई उनसे वो ठीक हो जाती हैं। बट अगर ये ठीक नहीं होती हैं तो उसके बाद हमें ऑपरेशन के लिए जाना होता है, जिसमें जो स्पिंटर होता है उसको हम कट करते हैं, जिसे LIS बोलते हैं। तो उसके बारे में डिटेल आपको मुझे लगता है कि जानने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑपरेशन करने की नौबत बहुत कम पेशेंट्स में आती है अगर आप प्रॉपरली अपने लाइफस्टाइल को, खान पान को मॉडिफाई करते हैं और प्रॉपरली आप जो दवाइयाँ मैंने बताई उस एडवाइस को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि फिशर के बारे में जितनी जानकारी मुझे देनी चाहिए थी मैंने आप लोगों को दी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय